हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पंचवटी नामक पाठ के 6वें और 7वें पद का हिंदी भावार्थ बतलाया था। इस वीडियो में हम आपको पंचवटी नामक पाठ के 8वें और 9वें पद का हिंदी भावार्थ बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां पर क्लिक करके हमारे उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 8वें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 8वें पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। आइए दोस्तों, इन पदों के माध्यम से जानते हैं अब इस पद के हिंदी भावार्थ के बारे में। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचित हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब हो, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, मन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। तो दोस्तों, इस प्रकार कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु संपूर्ण बात कल की बात की तरह हृदय पटल पर अंकित है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी ये सभी बातें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो जैसे ये सब कल की ही बातें हों। फिर वो आगे कहते हैं कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आर्त का अर्थ होता है वो होता है दुख से, तात का अर्थ होता है यहाँ पर पिता। तो इस प्रकार फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं, जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे। फिर वो आगे लक्ष्मण कहते हैं, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कहने का भाव ये है दोस्तों कि वनवास की जो अवधि वो क्या है, अब समाप्ति के निकट है। फिर वो लक्ष्मण कहते हैं क्योंकि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, बस एक ही वर्ष बाकी है, इसलिए अब जो वनवास की अवधि है वो समाप्ति के निकट है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इस जन को का जो अर्थ होता है वो होता है मुझे, अर्थात ये बातें लक्ष्मण स्वयं अपने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण यहाँ पे कहते हैं कि वनवास की जो अवधि है वो भी समाप्ति की ओर है, और जब हम आ रहे थे तो पिताजी हमको देखकर अचेत हो गए थे, किंतु अब वो समय निकट आ गया है जब वनवास की अवधि समाप्ति के निकट है। लेकिन मुझे इस वनवास से बढ़कर किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, अर्थात परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जो है अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को जो है व्यक्त कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बतलाया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। रस की बात करें तो रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद मात्रिक है, तथा अलंकार की बात करें तो इस पद में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं 9वें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 9वें पद में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र को राज्य मिल जाएगा तो वे
अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। राम के जन कल्याण में लगे होने के कारण हम बुरा नहीं मानेंगे। कहने का भाव ये है दोस्तों कि लक्ष्मण इस पद में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जन कल्याण में लगे होंगे तो उस समय वो हमको भूल जाएंगे, लेकिन जन कल्याण में लगे होने के कारण हम इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम इन पदों के माध्यम से अब जानते हैं इस पद के हिंदी भावार्थ के बारे में। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आर्य का अर्थ होता है वो होता है बड़े भाई, और प्रजार्थ का अर्थ होता है प्रजा के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि बड़े भाई राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है कि जब राजभार तो प्रजात ही धारेंगे, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि वे प्रजा के कार्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमको भी भुला देने को वो विवश हो जाएंगे। परंतु फिर वो आगे कहते हैं कि कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। तो दोस्तों, लोकोपकार का अर्थ होता है संसार की भलाई। तो इस प्रकार लक्ष्मण आगे कहते हैं कि जब रामचंद्र जी प्रजा के हित में या प्रजा के लिए जब वो कार्य करेंगे तो वे उन कार्यों में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमको भुला देने के लिए वे विवश हो जाएंगे। परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको का विचार लोकोपकार का हमें न इसका होगा शोक। परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। फिर वो आगे कहते हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नरलोक का अर्थ होता है मनुष्य की दुनिया। तो इस प्रकार फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं कि किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ नहीं होंगे या किसी भी प्रजा के साथ अगर वो नहीं होते हैं, तो क्या जो है वो मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। इस बात को यहाँ पे लक्ष्मण स्पष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार लक्ष्मण जो है राम को प्रजा के कार्य हेतु जो है व्यस्त हो जाने पर वो जो है उनकी बातों को और उनको भूल जाने पर वे जो है उनकी बातों को तनिक भी बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो कार्य राम कर रहे हैं वो संसार की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इस बातों को इन्होंने इस प्रकार इस पद में स्पष्ट किया है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, रस शांत है, गुण माधुर्य है। छंद की बात करें तो यहाँ पे मातृ छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें यह भाव दर्शाया गया है कि क्या मनुष्य बिना किसी के सहारे अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।